Hello, everybody. Welcome. My name is Abid. Today we will discuss some article of the fundamental rights. So, guys, the previous last video I have discussed illustratively video about the topic of fundamental rights, and in which topic I have discussed article from 14 article to almost 35, but 12 and 13 I have left at that time. So guys, today we will discuss illustratively both of the article 12 and article 13. सो गाइज जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 12 जो इसमें हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एक स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट कहा जाता है गाइज मुल्क को। तो हम यहाँ पे स्टेट में हम रियासत भी, जैसे आपका उत्तराखंड है, जे.एंड.के है, या कोई और स्टेट है, दिल्ली है, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है। उसके बाद आप जे.एंड.के भी नहीं रहा है, ये भी यूनियन टेरिटरीज़ में आता है। जैसे आप एमपी में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, केरला में, कर्नाटक में, किसी में भी, उसको हम यहाँ पे स्टेट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द जो डेफिनेशन ऑफ नेशन है, या डेफिनेशन जो स्टेट की है, एक मुल्क कैसा होना चाहिए, और उसको हम मुंतखब करते हैं स्टेट। हमारा स्टेट जो है वो है इंडिया। सो गाइज, द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। सो गाइज कि यहाँ पे हमारा जो स्टेट की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ किया है मुख्तलिफ जो प्रोविज़न जो हमारे कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशन के कानून साज असेंबली में, जिस भी तरह के कानून वो फंडामेंटल राइट्स को मतलब कंसर्निंग वो किससे वाबस्ता रखते हैं, जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं। हेंस आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पज़ ऑफ द पार्ट 3। सो आर्टिकल 12 जो है उसमें डिफाइन किया गया है कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में पाया जाता है। सो गाइज, आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एक स्टेट या एक मुल्क को हम कैसे, मुल्क में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुल्क में किस किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको हम स्टेट या मुल्क कहते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द 12 एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो गाइज, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो गाइज, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक गवर्नमेंट या एक स्टेट का वहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, और यूनियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, और लेजिस्लेचर होना चाहिए। आपको पता है लेजिस्लेचर क्या होता है गाइज? लेजिस्लेचर होता है हु मेक्स द लॉ ऑफ द कंट्री, एंड एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? इम्प्लीमेंट्स द लॉज ऑफ द कंट्री। सो बी पार्ट हमारा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। उसके गाइज आप देख लीजिए कि हमारे स्टेट लेवल पे किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऑल लोकल अथॉरिटीज़, दैट इज़ म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये भी स्टेट में, यानी कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए, सेंटर का लेजिस्लेचर और वहाँ का एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, और गाइज वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक यूनियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, और स्टेट के लेवल पर भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट अलग से होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी आप देखते हो म्यूनसिपलिटीज़, जिसको आप पंचायत म्यूनसिपलिटीज़ भी होनी चाहिए जो टाउन्स वगैरह में होती हैं। उसके बाद पंचायत वगैरह, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट्स ट्रस्ट एक्सेट्रा होने चाहिए। ऑल अदर अथॉरिटीज़, दैट इज स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ लाइक द LICs, ONGC, सेल्स, और जो भी हमारी ये मतलब प्राइवेट जो कॉरपोरेशन होती है, ये भी इसमें इंक्लूड होती है। द स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन ए वाइडर सेंस सो एज इट टू इंक्लूड आर दिस एजेंसीज, तमाम एजेंसीज जो चाहे वो बैरून की, चाहे यहाँ पे MNCs बाहर की कंपनियाँ आती हैं, या यहाँ की जिनको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन के तहत या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको कुछ न कुछ लाइसेंस देती है, उनको परमिट देती है, तो दे विल आल्सो बिकम द एजेंसीज, एंड दे विल आल्सो has the part of the any state. So challenges in courts as the violating the fundamental rights. So guys, आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि गाइज अगर कहता है इट इज़ दैट एक्शन ऑफ दिस एजेंसीज दैट कैन
that can challenge in the courts as violating the fundamental rights। अगर इस तरह का मतलब मान लो कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे है तो वहाँ पे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको तमाम जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करनी है, यहाँ के उसके रिक्वायरमेंट्स किस तरह से वो एक फैक्ट्री को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकता है। जब वो उसने उस चीज़ को एस्टेब्लिश किया, यहाँ पे कायम किया, तो उसके बाद उसके फंडामेंटल राइट्स थे, अगर उसके कोई भी फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक वायलेट किया गया तो वो डायरेक्ट उसको कोर्ट से वो चीज़ें मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन ए प्राइवेट बॉडी आर एन एजेंसी वर्किंग एज एन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। इवन कोई भी मान लो कोई भी चाहे वो प्राइवेट बॉडी क्यों ना हो, तभी मैंने कहा गाइस कि बाहर के लोग यहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में, या अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन ए प्राइवेट बॉडी आर एन एजेंसी, कोई भी एजेंसी यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ इंडियन गवर्नमेंट की जो होती है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो उनको मतलब यहाँ पे वो रह रहे होते हैं। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स मीन्स दैट कंट्राडिक्ट ईच अदर। मान लो गाइज क्या होता है, जो लॉज इनकंसिस्टेंस, जो गैर मुताबिक या मुखालफत या मुतजाद पैदा करते हैं, बेरबत करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि सिंपली यू कैन से दैट हैविंग पार्ट्स दैट कंट्राडिक्ट ईच अदर। कोई भी जो केस होता है वो कंट्राडिक्ट आपस में हमारे बुनियादी हुकूक वो जो हैं टकराते हैं। एंड गाइज उसके बाद आप देख लीजिए कि वो जो होता है डेरोगेशन क्रिटिकल आर द डिसरप्ट वाइड नॉट वैलिड लीगली बाइंडिंग कम्प्लीटली एम्प्टी। तो गाइज वहाँ पे अगर कोई हमारे यहाँ की कानून की तौहीन करता है, उस पर अमल नहीं करता है, गैर अमल होता है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सो गाइज आपने देखा हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिकल 12 और 13 के बारे में। तो आर्टिकल 12 जो है गाइज वो सिंपली आपको मानना है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए, उसमें एक पार्लियामेंट होना चाहिए, एक लेजिस्लेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें प्राइवेट एजेंसीज होनी चाहिए, उसमें लोकल गवर्नमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो फंडामेंटल राइट्स को मतलब वो राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे कैन अटेंड। सो गाइज आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद और इंटेरोगेट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी नॉट वैलिड बी अवॉइड। तो अगर जो भी कोई कंट्राडिक्ट आपस में मुतजाद पैदा करता है, आपस में मतलब डेरोगेट हो जाता है, तौहीन मतलब फंडामेंटल राइट्स की वो तौहीन करता है, या गाइज आप मान लीजिए कि वो जो ये कानून बना होता है उसमें एक मुतजाद एक तनाज़ा या इसकी मुखालफत इनकंसिस्टेंट करता है, तो गाइज उसको जो है वो इनवैलिड माना जाता है। शैल बी नॉट वैलिड बी वाइड। इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। मान लो जैसे मैंने आपको गाइज कहा था, पीछे भी मैंने कहा था, जो हमारा आर्टिकल 21 है इसमें बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। जैसे एक तो ये है गोपाल नाथ केस जिसको कहा जाता है, जो 1915 में हुआ था, 1950 में हुआ था गोपाल नाथ केस। और उसके बाद मैनिका केस जो 1978 में हुआ था। उसके बाद आपने गाइस देखा कि केशव नंदा केस स्टेट मतलब केशव नंदा केस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला वो हुआ था। तो उसके लिए ये आर्टिकल 13 जो है, अगर कहीं पे भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है कि इफ़ एनी प्लेस यू फॉर दैट योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटिंग थ्रू any cause, or you can say any of the ordinance, and at that time for the maintenance of the fundamental right, you guys directly attend according to the article 32 Supreme Court of India, and according to for the maintaining and you can say maintaining, or you can say sustaining of your fundamental rights, you can directly attend state government according or you can say state high courts according to the article of 226. So guys, we are discussing about the topic of article 12 तो स्टेट्स के बारे में है कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 13 जो है ये जुडिशियल रिव्यू करता है कि कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हुकूक को आपका कोई किसी भी तरह से उसको पायमाल किया जाता है, यू हैव ए राइट दैट यू कैन अटेंड डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू मेंटेन और टू सस्टेन योर फंडामेंटल राइट्स। सो गाइज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल 13 and Article
13 and Article you can say 12. So guys, this power has been conferred or the Supreme Court article तो अता की गई है ये पावर, ये ताकत सुप्रीम कोर्ट को वो इंसान जो है ये आर्टिकल 32 के तहत और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट होता है वहाँ हाई कोर्ट में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 डायरेक्टली अपने उन फंडामेंटल राइट्स को हासिल करने के लिए जा सकता है. दैट कैन बी डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ contravention ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स. तो अगर वो कंट्राडिक्ट करते हैं, वो वहाँ पे मान लो तनाज़ा पैदा करते हैं कि एक इंसान को उन्होंने मतलब सज़ा कम दी तो दूसरे को ज़्यादा दी. मान लो कि मैंने कोई जुर्म किया, आई फाउंड ए गिल्टी एनी टाइप ऑफ द क्राइम आई हैव डन, सो मुझे 2 साल की सज़ा दी गई, लेकिन दूसरा आदमी जो है उसको 3 साल की सज़ा दे दी गई. सो दिस इज़ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो आर्टिकल 21 को वायलेट किया जाता है गाइज. तो डायरेक्टली उसके लिए क्या उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है. तो उसके लिए जिस गाइज को मान लो मुझे 2 साल मैंने जुर्म किया था, 2 साल की मुझे सज़ा लग गई, तो दूसरे आदमी को 3 साल की, तो वो उसको जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को मेंटेन रखने के लिए और अपना फंडामेंटल मेंटेन रखने के लिए डायरेक्टली वो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 हु कैन अटेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 26. सो यहाँ पे ये आपने देखना है कि हाउ ये इनकंसिस्टेंट कैसे करता है, जो गैर मुताबिक होता है, मुखालफत करता है मुद्दा वहाँ पे, या कंट्राडिक्ट हैविंग पार्ट दैट कंट्राडिक्ट ईच अदर. तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल मिसाल दी कि एक आदमी को 2 साल तो दूसरे आदमी को 3 साल, तो इसी को कहा जाता है कंट्राडिक्ट. इसके लिए गाइज आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं. उसके बाद गाइज आप आगे देख लीजिए. तो यहाँ पे गाइज आपको क्या है, दैट कैन सॉरी सो गाइज सो गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे सो गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपको देखना है कि आप डिक्लेयर किया जाता है आपका एट कैन बी डिक्लेयर और यू कैन से दैट सिंपली कि किस तरह से आपके उस आर्टिकल 31 और जो आर्टिकल जो आपका 13 है गाइज, और आर्टिकल सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे होगा इसको, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है. सो गाइज कम टू द पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13. तो 13 में आपने गाइज यही देखा कि अगर कोई किसी भी तरह से आपके आर्टिकल को, आपके बुनियादी हुकूक को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक प्रोविजन के तहत आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं, और 226 के तहत हाई कोर्ट को, जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है, उसको आप गाइज जो है उसका इस्तेमाल करके अपने बुनियादी हुकूक को मेंटेन रख सकते हैं. सो गाइज दिस डिस्कशन वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल ऑफ द 12 एंड 13. तो 12 में आपने देखा स्टेट हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान या एक मुल्क कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. और दूसरे गाइज ये जो 13 है, जब भी ये जुडिशल रिव्यू के लिए आर्टिकल 13 जो है जुडिशल रिव्यू के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ एनीवेयर यू फाउंड दैट योर फंडामेंटल राइट्स has been or had been violated, so directly you can attend the Supreme Court and High Court. So guys, I hope that you have understand this topic properly. In the end, I heartily request you please subscribe and share this video with the other people. That's why, because they will also get knowledge like such topics, and they will also continue their mission and vision. They will continue their mission and vision. So in the end, I heartily thank you very much.